हो गया। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक दूसरा पार्ट है और वो है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में तुम लोगों ने ये कहा है कि कुछ पहले बता दिया जाए और उसके बाद प्रॉब्लम्स बताना स्टार्ट करें। तो ठीक है, पहले कैपेसिटर के बारे में कुछ बातें बता देते हैं और उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स बताना शुरू करेंगे। और जब कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स बता लेंगे तो उसके बाद कुछ दूसरे लेवल की प्रॉब्लम्स जो हमें लगता है बताना चाहिए, हमारे हिसाब से हमें लगता है हमें बताना चाहिए, वो हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले कैपेसिटर के बारे में कुछ बेसिक बातें बताते हैं। सुनिए ध्यान से, कैपेसिटर आखिरकार होता क्या है? कैपेसिटर आखिरकार क्या है? उसको देखिए पहले से। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बॉडी है जो अपने ऊपर चार्ज स्टोर कर सकती है। तो अगर कोई बॉडी अपने ऊपर चार्ज स्टोर कर सकती है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो दिखती नहीं है और ना देखने की वजह से इसको हम लोग एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार के एरो बनाकर हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो जाती है। ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है और ना ही ये एनर्जी हमको दिखती है। और इस एनर्जी को हम अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि हम इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं और ये बॉडी अपने आसपास एनर्जी स्टोर किए हुए, इसीलिए हम इस बॉडी को एक कैपेसिटर की तरह मानते हैं। और इस एनर्जी की वैल्यू होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है तो इस एनर्जी की जो डेंसिटी होती है वो हाफ एप्साइलन नॉट E स्क्वायर होती है, जिसे हम लोग जूल पर मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसीलिए इसकी यूनिट जूल पर मीटर क्यूब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, उसके सामने एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो ये सिस्टम एक कैपेसिटर है। क्यों कैपेसिटर है? बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है +2 माइनस, ना दिखता नहीं है, यही तो बात है। एक्चुअली जो 11th वाला जो पेपर है, जो 11th वाला जो पूरा सिलेबस है, उसमें चीज़ें दिखती हैं। कार चलती हुई दिखती है, कार की वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखती है, रॉकेट उड़ता हुआ दिखता है, स्विमर नदी को पार करता हुआ दिखता है, एक आदमी रेन से बच रहा है अम्ब्रेला लगाए हुए, ये दिखता है। लेकिन सेकंड पेपर में ये खास बात है कि सेकंड पेपर में जितना भी टॉपिक है उनमें से कुछ भी नहीं दिखता है। ना इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है, ना मैग्नेटिक फील्ड दिखती है, ना एक्सरे दिखती है, ना कैथोड रेज दिखती हैं, ना ही रेडिएटिव रेज जो एक्स रेज, गामा रेज हैं, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज हैं, कुछ भी दिखती नहीं है। तो दिखने की ना दिखने की प्रॉब्लम की वजह से टॉपिक टफ लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग इन टॉपिक को आसान बनाना चाहते हैं वो ये समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती नहीं है पर होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है और ये एनर्जी हम चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास टेक्निक होगी तो हम इस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एनर्जी की डेंसिटी, जैसा कि हमने पहले बताया, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्साइलन नॉट E स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी है जूल पर मीटर क्यूब में। और अगर तुम कोई बल्ब लेकर आओ या फ़ैन लेकर आओ और फ़ैन को यहाँ पर लगा दो, फ़ैन को यहाँ पर लगा दो या बल्ब को यहाँ पर लगा दो तो वो बल्ब ग्लो करने लगेगा, ये बल्ब जलने लगेगा। जब तक ये एनर्जी यहाँ पर रहेगी ये बल्ब जलता रहेगा, धीमे धीमे ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। बहुत साफ साफ ये बात साबित हो रही है कि ये सिस्टम जो आपके सामने बना हुआ है, जिसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, वो एक कैपेसिटर है। क्योंकि इसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है।
एक प्लेट पर पॉजिटिव और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पर एक एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और हम चाहें तो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कोई बल्ब लगा दिया तो यकीन मानिए ये बल्ब ग्लो करेगा, और हालांकि हमेशा ग्लो नहीं करता रहेगा। जब तक इसके अंदर एनर्जी रहेगी वो उसको करंट सप्लाई करेगा और बल्ब ग्लो करता रहेगा। जैसे ही इसकी एनर्जी ख़त्म होगी बल्ब ग्लो करना बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट का सप्लाई होना बंद हो जाएगा। यानी कि ये सिस्टम भी एक कैपेसिटर है। तो कुल मिला के हमने ये सीखा कि कैपेसिटर क्या होता है। हर वो बॉडी जो अपने ऊपर चार्ज स्टोर कर सकती है, उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद होती है। ना इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है ना वो एनर्जी दिखती है, पर अगर हम चाहें तो उस एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम उस एनर्जी का यूज़ कर पा रहे हैं तो वो सिस्टम हमारे लिए एक कैपेसिटर की तरह व्यवहार करेगा। खैर, ये सब बातें होने के बाद अब बहुत टाइम ख़राब ना करते हुए अब आगे चलते हैं। अभी तुमको सिर्फ ये बताया गया है कि कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है ना, और वो भी इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि पहले कैपेसिटर के बारे में कुछ जानकारी दे दी जाए, उसके बाद न्यूमेरिकल बताया जाए, इसलिए ये सब बातें बताई जा रही हैं, ठीक है ना। कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल कैपेसिटर जैसे सिंगल स्फीयर, सिंगल प्लेट, सिंगल सिलेंडर, ये सब सिंपल कैपेसिटर्स हैं क्योंकि इनकी एनर्जी, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर तक फैली होती है, और दूर दूर तक फैले होने की वजह से एनर्जी भी बहुत दूर दूर तक फैली होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर तक फैले होने की वजह से एनर्जी भी बहुत दूर तक फैली होती है। तो जब एनर्जी बहुत दूर दूर तक फैली होगी तो उसको इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए ये सब सिंपल कैपेसिटर होते हैं। जैसे सिंगल प्लेट है, मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर दूर तक फैली होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर दूर तक फैली होगी तो एनर्जी भी बहुत दूर दूर तक फैली होगी, और बहुत दूर दूर फैली हुई एनर्जी को इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान काम नहीं होगा। इसलिए सिंगल स्फीयर या सिंगल चार्ज प्लेट या सिंगल चार्ज सिलेंडर कभी भी गुड कैपेसिटर नहीं होंगे, ये सब सिंपल कैपेसिटर्स होंगे, यानी कि साधारण, यानी कि सामान्य कैपेसिटर्स बोले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनके आसपास एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी होगी, लेकिन उसको इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा, इसलिए ये हमारे लिए एक सिंपल यानी कि साधारण कैपेसिटर होंगे। लेकिन वो बॉडी जिनमें डबल सिस्टम होगा, जैसे दो प्लेटें और एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह पर सीमित होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह पर सीमित होगी तो एनर्जी भी एक जगह पर सीमित होगी, और उस सीमित यानी कन्फाइंड एनर्जी को इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत आसान होगा, इसलिए ये गुड कैपेसिटर बोला जाएगा। इसी प्रकार से डबल स्फीयर जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज हो और दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, प्लस से शुरू होती है और माइनस पे ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड एक सीमित जगह में कन्फाइंड है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड है, एक सीमित जगह पर है, तो एनर्जी भी इसी सीमित जगह पर कन्फाइंड होगी, और जो एनर्जी कन्फाइंड होगी उसको यूज़ करना आसान होगा। सोचने की बात है कि एक बाल्टी में पानी लिया जाए और एक पानी को ज़मीन पे फैला दिया जाए तो किसको इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान होता है, आप बताइए। जो पानी बाल्टी में भरा हुआ है उसको इस्तेमाल करना आसान होता है, और जो ज़मीन पे बेतरतीब तरीके से फैला हुआ है उसको इस्तेमाल करना कठिन काम होता है। इसलिए बाल्टी एक गुड कैपेसिटर, और ज़मीन में फैला हुआ पानी का जो ज़मीन है वो एक सिंपल कैपेसिटर बोला जाएगा। तो यहाँ भी एनर्जी कन्फाइंड है, और जो एनर्जी कन्फाइंड है, सीमित जगह पे स्टोर्ड है, उसको इस्तेमाल करना आसान है, इसलिए वो एक गुड कैपेसिटर के एग्जांपल्स में माना जाएगा। जैसे कि ये एक सिलेंडर है जो अंदर है, इसके बाहर एक और सिलेंडर है, एक सिलेंडर पर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कि अंदर वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, ये लीजिए, और बाहर वाले पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका असर ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस इतनी ही जगह पर सीमित रहेगी, और सीमित जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वही बातें जो बार बार कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस सीमित जगह पे होगी तो एनर्जी भी इतनी ही जगह पे होगी, और अगर एनर्जी कम जगह पे स्टोर कर दी गई है तो उसको इस्तेमाल करना आसान होगा, इसलिए ये सिस्टम भी हमारे लिए गुड कैपेसिटर होगा।
यानी कि सिंगल बॉडी सिस्टम हमेशा सिंपल कैपेसिटर जैसे सिंगल स्फीयर, सिंगल प्लेट या सिंगल सिलेक्टर हमेशा सिंपल कैपेसिटर, और डबल प्लेट सिस्टम या डबल स्फीयर सिस्टम या डबल सिलिंड्रिकल सिस्टम जिसमें एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट निगेटिव हो हमेशा गुड कैपेसिटर की कैटेगरी में माने जाएंगे। बाकी कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम लोगों को बताने लायक नहीं है। एक सिंपल स्फीयर की जिसकी रेडियस r है, इसकी कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है, और अगर इसके आसपास कोई चार्ज तो होना ही चाहिए, और अगर इसके आसपास कोई मीडियम भी फिल किया हुआ है, जैसे इसके आसपास कोई लिक्विड या कोई भी मीडियम फिल किया हुआ है, ये देखिए इसके आसपास मीडियम है, तो इसकी कैपेसिटी C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k r होती है, यानी कि इसकी कैपेसिटी C डैश जो कि k टाइम्स C होती है, यानी कि ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। यानी कि अगर किसी बॉडी के आसपास मीडियम भर दिया जाएगा तो उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि दो स्फीयर्स हैं, एक दूसरे से दूर हैं, एक की रेडियस r1 है, एक की रेडियस r2 है, और दोनों को अटैच कर दिया गया एक मेटल वायर से, तो दोनों की कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगी, यानी कि C1 + C2 हो जाएगी, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 हो जाएगी। कॉमन ले लेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में r1 प्लस r2 होगी। इसी प्रकार से मान लीजिए कि ये दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, ये तो दोनों अलग अलग स्फीयर्स हैं और ये दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। एक की रेडियस r1 है और बाहर वाले की रेडियस r2 है, ठीक है ना, और अंदर वाले को हमने चार्ज दे के रखा हुआ है Q। तो अब अगर हमने अंदर वाले को बाहर वाले से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, तो क्योंकि चार्ज अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम रखने की कोशिश करता है, तो चार्ज यहाँ से बाहर चला जाएगा, और जब ये चार्ज बाहर चला जाएगा तो चार्ज सिर्फ आउटर स्फीयर पे होगा, अंदर वाले पे कोई चार्ज नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, और अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो यहाँ पर कोई एनर्जी भी नहीं होगी, यानी कि ये जगह बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से शुरू होगी और इसलिए एनर्जी भी यहीं से स्टोर होना शुरू होगी। इसलिए इस सिस्टम की कैपेसिटी C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 नहीं बल्कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 के बराबर होगी। ये सब बहुत ही कॉमन टाइप की छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने अभी तुम लोगों से डिस्कस की हैं। और अब हम आगे चलेंगे, कुछ बेसिक बातें यहाँ पर करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि देखिए, जैसा कि आपने कहा है कि पहले कैपेसिटर के बारे में कुछ बता दिया जाए तो ठीक है भाई, हम बता रहे हैं, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हुए न्यूमेरिकल्स पे आना होगा, इसलिए बहुत ध्यान से बात को सुनते जाइएगा, ठीक है ना। ये n ड्रॉप्स हैं, हर एक पे अपना अपना चार्ज Q है, ठीक है ना, हर एक की रेडियस r है, सारी आइडेंटिकल हैं, और किसी वजह से सारी ड्रॉप्स कोलैप्स हो गई, और कोलैप्स होने के बाद इन्होंने एक बड़ी ड्रॉप बना ली, और इस बड़ी ड्रॉप का रेडियस मान लीजिए कि r डैश है। इस आर्टिकल में जब हम r डैश बोलें तो समझ जाना कि बड़ी ड्रॉप का है, और जब हम सिर्फ r बोलें तो समझ जाना कि छोटी ड्रॉप का है। और अब ध्यान से बात को सुनिए, इन सब की कैपेसिटी C है, और C है, और इसकी कैपेसिटी C डैश है। तो हालांकि ये आर्टिकल बहुत बताने लायक तो नहीं लग रहा हमको, लेकिन तब भी बहुत जल्दी अगर सुन पाए तो सुन लीजिए कि वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम = इनिशियल वॉल्यूम होगा, यानी कि 4/3 पाई फाइनल वॉल्यूम 4/3 पाई r डैश क्यूब = 4/3 पाई r क्यूब इंटू n होगा, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि n है और वो अकेला है, तो उसका अकेले का वॉल्यूम और इसके n का वॉल्यूम। तो यहाँ से ये और ये कटने के बाद r डैश क्यूब = n टाइम्स r⁻³ यानी कि r डैश =
n की पावर 1/3 r होगा। ये एक बहुत ही सिंपल सी बात हमने यहाँ पर डिस्कस की है। अब आगे बात करते हैं इस सिस्टम की बड़े वाले की कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n की पावर 1/3 r यानी कि n की पावर 1/3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगी। इसका मतलब है कि n की पावर 1/3 c होगी। जहाँ पर हम डैश लिख रहे हैं वो सिंगल बड़े वाले की है और जहाँ पर हम विदाउट डैश लिख रहे हैं वो छोटे वालों की है, ठीक है ना। ये भी हो गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनकी सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश बड़े वाले की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट NQ अपॉन R डैश का स्क्वायर, R डैश का स्क्वायर यानी कि n की पावर 2/3 R स्क्वायर, n की पावर 2/3 R स्क्वायर। जब n की पावर 1 और n की पावर 2/3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n की पावर 1/3 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर यानी कि n की पावर 1/3 E के बराबर होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े ड्रॉप की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो छोटी ड्रॉप की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड से n गुना n की पावर 1/3 टाइम्स ज़्यादा होगी। अब हम चाहते हैं कि बड़ी ड्रॉप की सरफेस पर चार्ज डेंसिटी निकालना चाहते हैं। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। फाइन। अब ध्यान से देखो ज़रा, कई छोटी छोटी ड्रॉप्स थी जिसकी सरफेस पर चार्ज Q था, n ड्रॉप्स थी। ये सब फ्यूज़ हो गई और फ्यूज़ होने के बाद इन्होंने एक बड़ी ड्रॉप बना ली। तो Q डैश का मान सभी चार्जेस के सम के बराबर होगा और चार्जेस n हैं यानी कि ये NQ होगा। यानी कि Q डैश की जगह पर हम NQ लिखेंगे और एरिया की जगह पर 4 पाई R डैश का स्क्वायर, ये R डैश लिखा हुआ है यहाँ पर, ये R डैश है, R डैश का स्क्वायर यानी कि NQ अपॉन 4 पाई R डैश स्क्वायर यानी कि n की पावर 2/3 R स्क्वायर यानी कि n की पावर 1 और ये 2/3 घटेंगे तो n की पावर 1/3 एंड Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर यानी कि ये होगा n की पावर 1/3 Q बाई A यानी कि n की पावर 1/3 सिग्मा। यानी कि बड़ी ड्रॉप की सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो छोटी ड्रॉप की सरफेस से n की पावर 1/3 टाइम्स होगी। और अब हम पोटेंशियल भी डिफ़ाइन कर लें बड़ी ड्रॉप का। तो पोटेंशियल का फार्मूला सभी को मालूम है। बड़ी ड्रॉप का फार्मूला बोले Q डैश बाई R डैश यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट NQ अपॉन n की पावर 1/3 R। तो ये हो गया n की पावर 1 और 1/3 यानी कि n की पावर 2/3 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R यानी कि n की पावर 2/3 टाइम्स V के बराबर होगा। ओके। और अब हम बड़ी ड्रॉप की सरफेस पर स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कि हाफ QV से कैलकुलेट की जा सकती है। और क्योंकि Q डैश और V डैश करना पड़ेगा क्योंकि बड़ी ड्रॉप की बात हो रही है तो डैश लगाना पड़ेगा। और ये NQ है और ये n की पावर 2/3V है। तो ये n की पावर 1 + 2/3 यानी कि 5/3 टाइम्स हाफ QV होगा यानी कि n की पावर 5/2 टाइम्स U के बराबर होगा। ये एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिफाइन हो गया। तो इस प्रकार से इस बहुत ही ज़्यादा सिंपल आर्टिकल में हमने ये सीखा कि अगर कई छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगी जिसमें से छोटी ड्रॉप का रेडियस R है और बड़ी ड्रॉप का रेडियस R डैश है, तो पहली बात तो ये निकल के आई कि R डैश इज इक्वल टू n की पावर 1/3 R होगा। उसके पहले ये बात निकल के आई थी कि Q डैश इज इक्वल टू NQ होगा और ये बड़ा ऑब्वियस सा है, ठीक है ना।
उसके बाद C डैश इज इक्वल टू n की पावर 1/3C होगा, E डैश इज इक्वल टू n की पावर 1/3E होगा। जहाँ डैश लगा रहे हैं वो बड़ी ड्रॉप का है और जहाँ विदाउट डैश लिख रहे हैं वो छोटी ड्रॉप का है, ये बात ध्यान रखना। और सिग्मा डैश इज इक्वल टू n की पावर 1/3 सिग्मा होगा और V डैश इज इक्वल टू n की पावर 2/3V होगा और U डैश इज इक्वल टू n की पावर 5/3U होगा। ये रिजल्ट्स इस आर्टिकल के लिए तैयार कर लेना चाहिए तुमको और डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बात करें, ये सारी बातें तो सिंपल कैपेसिटर्स की हैं, जैसे सिंगल स्फेरिकल कैपेसिटर, लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं गुड कैपेसिटर्स की। गुड कैपेसिटर्स में सबसे पहला एग्जाम्पल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए ये तो बात बहुत साफ है कि सारी बातें तो बताना इस समय संभव तो है, लेकिन ये बातें उन लोगों के लिए डिस्कस की जा रही हैं जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ के रखा हुआ है, इसलिए अच्छा सारी बातें बताने। कैपेसिटर चैप्टर है, कैपेसिटर चैप्टर जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो वो 3 टर्म में ख़त्म होता है और हम लोगों को यहाँ पर आधे पौन घंटे में कैपेसिटर को समराइज़ करना है, तो हम वही बातें ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं जो तुम्हारे बेहद और बहुत ही बेहद काम की हैं, ठीक है ना। ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर C है और इसको हमने किसी बैटरी की हेल्प से चार्ज किया तो उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सभी को मालूम है, ε0A/d होगा। और अगर हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, जो तुम्हारा मर्जी है वो फिल कर दो। मान लो कि हमने ये डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ये देखिए, और डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो अब जो C डैश होगा वो ε0KA/d होगा, यानी कि C डैश K टाइम्स C होगा। ये सब बातें तुरंत के तुरंत समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स C होगा। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बात करते हैं। मेन प्रॉब्लम तब आती है जब कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करते हैं और फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट करके उसमें कोई परिवर्तन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कैपेसिटर है और हमने इसको एक बैटरी से चार्ज किया। बैटरी से चार्ज करने के बाद बैटरी से चार्ज किया तो चार्ज नहीं हो जाएगा, तो बैटरी से चार्ज करने के बाद हमने बैटरी से चार्ज कर दिया C0, पोटेंशियल डिफरेंस V0, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 और एनर्जी स्टोर्ड U0। ये हमने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद हमने बैटरी को हटा दिया और एक डाइलेक्ट्रिक अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक, ये मान लो कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये हमने यहाँ पर अंदर इंसर्ट कर दी और इंसर्ट होने के बाद जो नई कैपेसिटी है वो C0 है, नया पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, नई इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है और नई एनर्जी U0 है और नया चार्ज Q0। यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये टर्म जितने भी हैं ये सब नए टर्म हैं और अगर नए टर्म हैं तो इनके नोटेशन अलग होने चाहिए, ठीक है ना। इसको हम चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। तो नई कैपेसिटेंस C डैश है, नया पोटेंशियल डिफरेंस, नई इलेक्ट्रिक फील्ड, नई एनर्जी और नया चार्ज Q डैश है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज किया और उस चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा दिया तो अब चार्ज ना कहीं जा सकता है और ना कहीं से आ सकता है,
यानी कि प्लेटो, हाँ यहाँ भी नहीं जा सकता, ना यहाँ से जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता, और ना कहीं से आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। यानी कि प्लेटो पर चार्ज बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नया चार्ज होगा वो पुराने चार्ज के बराबर रहेगा। पुराना चार्ज मान लो कि Q नॉट इज इक्वल टू सी नॉट वी नॉट था, Q बराबर सी वी होता है, तो नया चार्ज पुराने चार्ज के बिल्कुल बराबर यानी कि सी नॉट वी नॉट ही रहेगा। पुराना चार्ज कैलकुलेट करना, Q बराबर सी वी फार्मूला होता है, इस फार्मूले से पुराना चार्ज कैलकुलेट कर लेना और नया चार्ज पुराने चार्ज के बराबर रहेगा। ये पहली बात हो गई। नई कैपेसिटेंस की बात करना चाहते हैं, नई कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो नई कैपेसिटेंस K टाइम्स सी नॉट होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक पूरे में भर दिया है, और जब डाइलेक्ट्रिक पूरे में भर दिया जाता है तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। वही काम यहाँ पे किया गया है। तीसरी बात आ रही है कि नया पोटेंशियल डिफरेंस, तो V डैश इज इक्वल टू Q डैश बाई C डैश, और Q डैश चेंज नहीं हुआ, वो Q नॉट के बराबर है, और ये K टाइम्स C नॉट है। यानी कि नया पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट बाई K होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस K गुना कम हो जाएगा। तुमको ये पहचान लेना चाहिए था कि ये पुराना पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है Q नॉट बाई C नॉट। नॉट मतलब पुराना वाला और सिंपल मतलब नया वाला, तो ये लिखा हुआ है V नॉट और ये अपॉन में K लिखा हुआ है। ये तुमने पहचान लिया होगा मेरा ख्याल है, हाँ डेफिनेटली पहचान लिया होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। और उसके बाद नई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड, नया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन बीच की दूरी। नया पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट बाई K है, और बीच की दूरी पहले भी D नॉट थी, पहले भी D नॉट थी और अभी भी वो D नॉट है। डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि नई इलेक्ट्रिक फील्ड पुराने वाले का 1/K टाइम्स होगी। अब बात करते हैं, नए चार्ज की बात हो गई, नए कैपेसिटेंस की बात हो गई, नए पोटेंशियल डिफरेंस, नया इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब इसमें स्टोर्ड नई एनर्जी की बात कर लें, यानी कि U डैश इज इक्वल टू हाफ Q डैश V डैश, ठीक है ना। हाफ Q डैश चेंज नहीं हुआ और ये V नॉट बाई K हो गया। तो देखने वाले देख लिए और समझने वाले समझ गए कि ये U नॉट बाई K होगा, ठीक है ना। तो नई एनर्जी पुरानी एनर्जी से 1/K टाइम्स होगी, यानी सिस्टम की एनर्जी घट जाएगी। और अगर सिस्टम की एनर्जी घट गई है यानी कि सिस्टम ने खुद काम किया है, हाँ इस प्रोसेस में सिस्टम ने खुद काम किया है, यानी कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया है और सिस्टम के द्वारा किया गया काम माइनस ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल होता है। यानी कहने का मतलब है कि U इनिशियल माइनस U फाइनल होता है। नहीं पता है तो अभी पता कर लो। वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, मतलब U इनिशियल माइनस U फाइनल होता है। U इनिशियल U नॉट था और U फाइनल U नॉट बाई K है। इस प्रकार से U नॉट कॉमन लेने के बाद तुम्हारा आंसर 1 - 1/K आएगा। अब तुम कहने जा रहे हो कि हमको U नॉट नहीं पता है, तुमको U नॉट नहीं पता है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। U नॉट इज इक्वल टू हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर। कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर तुमको वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर देना चाहिए, यानी कि U नॉट की जगह पर हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर लिख के 1 - 1/K कर देना चाहिए। और अगर इसको और आगे बढ़ाना हो तो C नॉट को एप्सिलॉन नॉट A/D लिख कर और आगे V नॉट स्क्वायर, ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है C नॉट, और 1 - 1/K करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कस किया कि एक कैपेसिटर को जब हम बैटरी से चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद बैटरी हटा देते हैं और ये सब परिवर्तन करते हैं, ये सारे परिवर्तन करते हैं, तो किन चीज़ों पे क्या असर पड़ता है, और ये चीज़ें रटी नहीं जा सकती। अगर तुम आज ये चीज़ें रटने की कोशिश कर रहे हो तो यकीन मानो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये हम ना कभी रट पाए थे, ना तुम कभी रट पाओगे, क्योंकि जो काम हम नहीं कर पाए वो तुम भी नहीं कर पाओगे। ये बात तुम समझ लो, ठीक है ना।
मेन बात ये है कि ये चीज़ें रटने वाली है नहीं तो कैसे रटेंगे। आज हमने कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया, बढ़िया बात है, और बैटरी हटा दी, बढ़िया बात है, और हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, बढ़िया बात है। लेकिन अगर कल को किसी क्वेश्चन में हम डाइलेक्ट्रिक डालने के साथ साथ दूरी भी बढ़ा देंगे या दूरी बढ़ाने के बाद डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो तुम क्या करोगे, फिर तुम कैसे याद करोगे। इसलिए ये चीज़ें रटने की नहीं है। इन चीज़ों का मुख्य बिंदु जो है वो हम तुमको बता रहे हैं। इसका मुख्य बिंदु ये है और कुछ भी प्रमुख नहीं है, यही प्रमुख है। ये बिल्कुल तुम तय समझ लो, ये Q डैश Q नॉट के बराबर रहेगा, क्योंकि सिस्टम को बैटरी से चार्ज करने के बाद हमने बैटरी को हटा दिया। चार्ज आता कहाँ से है, बैटरी से जा कहाँ सकता है, बैटरी में, ठीक है ना। और हमने बैटरी को हटा दिया तो चार्ज में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, इसलिए नया चार्ज पुराने चार्ज के बराबर रहेगा। ये मुख्य बात है, और ये बात पता होने के बाद बाकी हर बात अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक पूरे में भर दिया, और जब डाइलेक्ट्रिक पूरे में भर दिया जाता है तो नई कैपेसिटेंस पुराने का K टाइम्स हो जाती है। बाकी नया पोटेंशियल डिफरेंस बराबर Q डैश अपॉन C डैश, ये सब करते चले जाओगे तो ये सब रिज़ल्ट आते जाएंगे। और ये सब याद करने का मैटर नहीं है, ये सब वहीं पर ऑन द स्पॉट कैलकुलेट करने का मामला है। और इस आर्टिकल को अच्छे से देख के रिवाइज करके मेरी सिर्फ एक बात ध्यान रखना, अगर बैटरी काट दी गई है चार्जिंग करने के बाद, अगर बैटरी काट दी गई है तो सिस्टम मतलब कैपेसिटर या कैपेसिटर पर टोटल चार्ज, कैपेसिटर या कैपेसिटर्स पर टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इतना अगर कुछ समझे हो, कुछ मेरी बात को समझे हो, कुछ सीखे हो, तो तुम्हें हम कुछ आगे बताने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये एक कैपेसिटर है जिसको हमने बैटरी से चार्ज किया। अरे भाई, कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज नहीं करोगे तो कैपेसिटर तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर चार्जिंग होने के बाद ही इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहीं पर एनर्जी स्टोर होती है। इसलिए कैपेसिटर को यूज़ करने के लिए उसका चार्ज होना बेहद ज़रूरी है। तुम्हें आइडिया नहीं है, तुम्हारे ऊपर जो पंखा चल रहा है उसके अंदर एक कंडेंसर, और कंडेंसर को ही कैपेसिटर कहा जाता है। वो इस समय फुल्ली चार्ज है, और जैसे ही वोल्टेज डाउन होगा तुम्हारा पंखा स्लो होने लगेगा, और ये कैपेसिटर तुरंत अपनी स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज़ करके तुम्हारे पंखे को स्लो होने से रोकेगा। तो कैपेसिटर एक एनर्जी का स्रोत है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी होती है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो वो एनर्जी हम उससे निकाल लेते हैं, चूस लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। और फिर जब अपना काम चल जाता है तो कैपेसिटर धीमे धीमे फिर से खुद को चार्ज कर लेता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन रहता है। ये सब बातें मुख्य हैं। तो एक कैपेसिटर को हमने बैटरी से चार्ज किया, C नॉट कैपेसिटेंस है, V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस है, E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड और U नॉट एनर्जी स्टोर्ड है। उसके बाद हमने बैटरी को लगा रहने दिया, और कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, यानी कि भर दिया। ये कैपेसिटर की जगह है, और इसी जगह पर हमने डाइलेक्ट्रिक को पूरी तरह से कंप्लीटली भर दिया। ये डाइलेक्ट्रिक, तुम सोचते हो कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ये डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा पदार्थ होता है जो इंसुलेटर जैसा होता है। जैसे लकड़ी का बुरादा एक डाइलेक्ट्रिक है, जैसे हमारा ऑयल एक डाइलेक्ट्रिक है, जैसे हमारा मोम, वैक्स, ये सब इंसुलेटर हैं, और ये सब डाइलेक्ट्रिक पदार्थ बोले जाते हैं। ये सब बातें तुमको पता हैं, इसलिए हम इसमें समय ख़राब करवाना तुम्हारा नहीं चाहते हैं, इसलिए आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो बात क्या थी? बात ये थी कि बैटरी लगी हुई है और तुमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया। जब तुमने बैटरी लगे रहते डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। ये पहली बात है कि नया पोटेंशियल डिफरेंस पुराने पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर रहेगा। पुराना पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट था तो नया पोटेंशियल डिफरेंस भी V नॉट ही रहेगा। दूसरी बात, नई कैपेसिटी
डाइलेक्ट्रिक पूरे में भर देने की वजह से नई कैपेसिटी K टाइम्स C नॉट हो जाएगी। नई चीज़ों को हम यहाँ पे लिख दें, नई चीज़ें यहाँ पे लिख भी दें। चलो जल्दी से नई चीज़ें यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, गायब हो गया, दोबारा बनाना पड़ेगा अब। चलो, वो डिलीट कर दिया ना हमने, कोई बात नहीं। ये बैटरी थी और इस कैपेसिटर को हमने चार्ज करवाया। कैपेसिटेंस C नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, स्टोर्ड एनर्जी U नॉट। और अब हमने बैटरी को लगे रहने दिया जैसे कि पहले भी कहा था, और इस कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक पूरे में इंसर्ट कर दिया। और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद हमें नई चीज़ों के बारे में पता लगाने को कहा गया। तो नई चीज़ों को कुछ मान लो, जैसे C डैश, V डैश, E डैश और U डैश, ये नए पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि बैटरी लगी हुई है इसलिए नया पोटेंशियल डिफरेंस पुराने के बराबर होगा। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक पूरे में भर दिया गया है इसलिए नई कैपेसिटेंस पुराने से K टाइम्स हो जाएगी। कैपेसिटेंस को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बैटरी लगी है कि हटी है। कैपेसिटेंस को सिर्फ शेप और साइज़ से मतलब है। अगर डाइलेक्ट्रिक पूरे में भर दिया गया है तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात हो गई। तीसरी बात आती है कि नया चार्ज क्या होगा। तो Q डैश इज इक्वल टू C डैश V डैश अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, जहाँ पर V इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। खैर चलिए, तो K C नॉट और ये V नॉट यानी कि K टाइम्स Q नॉट, यानी कि कैपेसिटर पर नया चार्ज पहले से K गुना बढ़ गया। दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं, ये प्लस और ये माइनस, और चार्ज की वैल्यू Q डैश, ये प्लस Q डैश और ये माइनस Q डैश। तो कैपेसिटर पर चार्ज Q डैश हो गया जो कि पहले से ज़्यादा है, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज कहीं से आया। और कहाँ से आया? एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड बाई द बैटरी से एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई हुआ और उसकी वैल्यू होगी नया चार्ज माइनस पुराना चार्ज, यानी कि Q नॉट माइनस Q नॉट, यानी कि Q नॉट बाहर ले लेंगे तो K माइनस 1 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हम इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि Q नॉट इज इक्वल टू C नॉट V नॉट K माइनस 1। अगर C नॉट भी खोलना पड़े तो एप्साइन नॉट A बाई D नॉट, फिर V नॉट, ये लिखा हुआ है C नॉट, आगे V नॉट K माइनस 1 से ये कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना। देखिए, अब यही बात है कि कैपेसिटर पढ़ाने का तो नहीं है मेरा, हमको कैपेसिटर के न्यूमेरिकल बताने थे, पर हम उन आर्टिकल्स को डिस्कस करना चाहते हैं जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है। लोगों ने कहा है कि बैटरी लगी रहे और बैटरी हटा के कुछ किया जाए या बैटरी लगा के कुछ किया जाए तो क्या असर आता है, क्या फ़र्क आता है। ये बात सब लोगों ने नहीं कही है, ये बात कुछ लोगों ने कही है, और उन कुछ लोगों की बात को मानते हुए हम जल्दी आपको सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये बातें पता हैं, ठीक है ना। फिर भी कुछ लोगों ने कहा है तो आप भी थोड़ा सा देख लीजिए और क्या बताएं। बात हो चुकी है पोटेंशियल डिफरेंस की जो चेंज नहीं होगा, कैपेसिटेंस की जो K गुना हो जाएगा, चार्ज की जो K गुना हो जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ से आएगा, बैटरी से आएगा। इतनी बातें अभी तक हो चुकी हैं और अब बात करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। नई इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन बीच की नई दूरी। नया पोटेंशियल डिफरेंस पुराने के बराबर है, दूरी हमने बदली नहीं है। यहाँ भी दूरी D नॉट थी, रटने की कोशिश
खतरे का सौदा साबित होगा। बहुत अच्छी तरह सुन लो, क्योंकि फंडामेंटल ये है कि अगर बैटरी लगी हुई है तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा और बाकी सारी चीज़ें चेंज होगी ही होंगी, ठीक है ना। और अगर बैटरी हटा दी गई है तो चार्ज चेंज नहीं होगा और बाकी चीज़ों के चेंज होने की प्रॉपर संभावना है। इसलिए ऐसे सवालों को, ऐसे आर्टिकल्स को रटा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बैटरी लगी है, केवल डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और तो कुछ किया नहीं। और डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले अगर बीच की दूरी को भी डबल कर दिया होता तो क्या ये आंसर आते? कतई ना आते। इससे क्या साबित होता है कि इस प्रकार के आर्टिकल्स में सबसे पहला पॉइंट तैयार कर लेना चाहिए और उस पॉइंट के अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट तैयार नहीं करना चाहिए। उन पॉइंट्स को ऑन द स्पॉट कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है ना। तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड V डैश बाई D डैश जो कि V नॉट बाई D नॉट होगी, यानी कि नई इलेक्ट्रिक फील्ड पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। और अब आखिरी बात, नई स्टोर्ड एनर्जी जो कि हाफ Q डैश V डैश होगी। चार्ज क्या बढ़ गया है? हाँ बिल्कुल बढ़ गया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या वही है? हाँ बिल्कुल वही है। तो K बाहर आ गया और हाफ Q नॉट V नॉट यानी कि हाफ Q नॉट V नॉट यानी कि ये पुराने के ही बराबर है, यानी कि K टाइम्स U नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ गई। और अगर कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ गई मतलब वर्क इज़ डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क इज़ डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज़ U फाइनल minus U initial. U final is K times U naught and U initial is U naught, so it is simply U naught K minus 1, ठीक है ना। U naught K minus 1। मुझे पता है कि जब मैं लिखता हूँ तो सामने आ जाता हूँ, ये मेरी थोड़ी आदत ख़राब है, लेकिन मैं इसको सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि मैं किनारे रहूँ और यहाँ पर लिखूँ, लेकिन शुरुआत से आदत है इसलिए ऐसा हो जाता है। U नॉट को हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर और ब्रैकेट में यहाँ पर K माइनस 1। ध्यान से देखो, ठीक है ना, और समझ लेने की कोशिश करो। और अगर C नॉट को भी ओपन करना पड़े तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D नॉट, ये लिखा हुआ है C नॉट और आगे लिखा हुआ है V नॉट स्क्वायर और ये लिखा हुआ है K माइनस 1। ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हमने ये कैसे तय कर लिया कि वर्क इज़ डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट? बिकॉज कैपेसिटर, इस पूरे प्रोसेस में कैपेसिटर मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ी है, और अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ी है यानी कि काम सिस्टम ने नहीं किया है। अगर सिस्टम ने काम किया होता तो उसकी एनर्जी बढ़ती नहीं बल्कि घटती। काम सिस्टम ने नहीं किया है, काम सिस्टम पर किया गया है, किसी बाहर वाले ने किया है, जिसने इस डाइलेक्ट्रिक को अंदर डाला है, काम उसने किया है। और क्योंकि वर्क उसने किया है इसीलिए सिस्टम की एनर्जी पहले से K गुना बढ़ गई है। और तब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। इस प्रकार से इन आर्टिकल्स को समझा जा सकता है, ठीक है ना। कोई एक और एग्जाम्पल ले लें और अब और ज़्यादा इतना पहले समझो फिर तुम्हें कुछ आगे बताते हैं। इसी कैटेगरी में एक क्वेश्चन बहुत जल्दी से तुमको ये देख लेना चाहिए कि अगर एक कैपेसिटर है, बैटरी से चार्ज किया गया है, ठीक है ना। बहुत जल्दी से देखना, समय का तुम्हारे लिए बड़ा महत्व है और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि चीज़ों को जल्दी से जल्दी देखो और दिमाग फोकस करके चलोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। यहाँ पर पहले से कोई डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है, और इसकी जो पुरानी चीज़ें हैं वो C हैं, V हैं, E हैं और U हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं और चार्ज इस पर Q है, ठीक है ना। अब अगर हम कहें कि Q बराबर क्या होगा तो Q बराबर CV होगा और C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट KA बाई D होगी, जहाँ पर D इनके बीच की डिस्टेंस है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है और ये V के बराबर होगी। ये हमने Q यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना। अब आगे बात करें, चलो C भी लिख देते हैं। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट KA बाई D। हालांकि C हमने ऊपर लिख दिया था, दोबारा लिखने की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन चलिए हमने लिखना था तो लिख दिया, ओके।
अब किया क्या गया कि बैटरी को काट दिया गया और बैटरी को काटने के बाद प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा भी दिया गया और डाइलेक्ट्रिक को निकाल भी दिया गया, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी को d से बढ़ाकर 2d कर दिया गया, 2d कर दिया गया। साथ ही साथ बीच में पड़े डाइलेक्ट्रिक को निकाल दिया गया। तो नया चार्ज बताना है, नई कैपेसिटेंस, नई पोटेंशियल डिफरेंस, नई इलेक्ट्रिक फील्ड और नई एनर्जी के बारे में हमें सब कुछ पता करना है। कौन सी चीज़ बढ़ी, कौन सी चीज़ घटी, कौन कितने गुना क्या हो गया, ये सब पता करना है, बहुत तेज़ी से देखना, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब करने के बाद हमने तो पहली बात कह दी कि Q डैश बराबर Q रहेगा, क्योंकि बैटरी काट दी गई है। बैटरी काट देने की वजह से ना चार्ज कहीं से आ सकता है, ना कहीं को जा सकता है, ना यहाँ आ सकता है, ना कहीं जा सकता है, इसलिए Q डैश Q के बराबर ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो भी Q का मान कैलकुलेट होकर आया था पहले वाला, वही मान आंसर माना जाएगा। दूसरी बात ये है कि कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D होगा। K क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक हटा दिया और D की जगह पे 2D, क्योंकि दूरी को D से बढ़ाकर डबल कर दिया गया। तो अगर हम C डैश अपॉन C करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट K A बाई D ऊपर जाएगा, D से D एप्सिलॉन नॉट, और ये सब कैंसिल होने के बाद हमको जो रिज़ल्ट मिल के आ रहा है वो आ रहा है 1/2K। इसका मतलब ये हुआ कि C डैश C/2K होगा। ज़बरदस्त तरीके से घटा हुआ नज़र आएगा। पहले कैपेसिटेंस C थी और अब वो C/2K हो चुकी है। रटोगे फिर वहीं जाके फंस जाओगे, रट ही नहीं पाओगे, बता रहे हैं, रट ही नहीं पाओगे। ज़रा सी वेरिएशन में आंसर बदल जाता है, इसलिए रटने की कतई कोशिश इन आर्टिकल्स में मत करो। कैपेसिटर की एनर्जी का फार्मूला रटो, दोनों प्लेटों के बीच फोर्स का फार्मूला रटो, स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला रटो, सिलिंड्रिकल का फार्मूला रटो, ठीक है, काम तुम्हारा चल जाएगा। पर ऐसे आर्टिकल्स के रिजल्ट्स कभी भी रटने के लिए नहीं होते, उनको समझा जाता है। बात समझ में आ रही है तो तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है ना, और समझ में आनी ही चाहिए, बाकी और बात नहीं करना चाहते ज़्यादा, ठीक है ना। तो चार्ज वही रहेगा, कैपेसिटेंस C/2K हो जाएगी। और अब बात करना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि Q डैश बाई C डैश होता है, चार्ज चेंज नहीं हुआ, चार्ज चेंज नहीं हुआ, और ये देखिए यही है ये, चलो चार्ज चेंज नहीं हुआ और ये हो गया C/2 के ऊपर जाएगा, तो ये 2K टाइम्स V हो जाएगा। यानी कि नया पोटेंशियल डिफरेंस पुराने पोटेंशियल डिफरेंस से, नया पोटेंशियल डिफरेंस पुराने पोटेंशियल डिफरेंस से 2K टाइम्स हो जाएगा। अब बात करते हैं नई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन बीच की दूरी। पोटेंशियल डिफरेंस 2K टाइम्स हो गया और बीच की दूरी भी 2D हो गई, 2D हो गई। सही बात है, गलत बात है? हाँ सही बात है। यानी कि नई इलेक्ट्रिक फील्ड KV/D और KV/D यानी कि K टाइम्स हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस 2K टाइम्स हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ K टाइम्स हो पाई। तभी तुमसे कहा था कि रटना नहीं, ये आर्टिकल रटने वाला आर्टिकल नहीं है। अगर ये रटने वाले आर्टिकल होते तो हम तुम्हें डिस्कस ही ना कर रहे होते। रटने वाली चीज़ों को हम क्या डिस्कस करें, हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो रटने की नहीं बल्कि ठीक से समझने की हैं, ठीक है ना। और अब बात करते हैं स्टोर्ड एनर्जी की। तो U डैश इज इक्वल टू हाफ Q डैश V डैश और हाफ Q डैश जो कि बदला नहीं और V डैश जो कि 2K टाइम्स हो गया। यानी कि ये हुआ 2K टाइम्स हाफ QV और 2K टाइम्स हाफ QV का मतलब तुम नहीं समझे, ये हो गई पुरानी स्टोर्ड एनर्जी। यानी कि नई एनर्जी पहले से ज़्यादा है। नई एनर्जी पहले से ज़्यादा होने का सीधा सीधा मतलब है कि इस केस में भी या इस क्वेश्चन में भी वर्क इज़ डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क इज़ डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तभी तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पहले जो कि U थी अब बढ़कर 2K टाइम्स हो गई है। और अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है
इससे साफ साबित होता है कि वर्क इज़ डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अगर वर्क इज़ डन बाय द कैपेसिटर होता इस प्रोसेस में तो एनर्जी घटती ना कि बढ़ती। तो ये आर्टिकल भी ख़त्म हो गया है। अब अगले सेशन में, हाँ मैं समझता हूँ कि बताने को बहुत कुछ है, देखो कोई लिमिट नहीं है एक्चुअली। कैपेसिटर पूरा पढ़ाना हो तो कहो तो पूरा पढ़ा दें, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम इस समय उन लोगों को, ज़्यादातर उन लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं जो पढ़े हुए हैं। नहीं, हमसे पढ़ने की बात नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़े हुए हैं, कहीं और पढ़े हुए हैं, उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया है या काफ़ी अच्छा आइडिया है, और उन्हें हम कुछ बातें बताकर अब अगले सेशन में कैपेसिटर के क्वेश्चन बताएंगे। पहले सेशन में हम कैपेसिटर के सिंपल क्वेश्चन और उसके ठीक अगले सेशन में हम कैपेसिटर के कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस बताएंगे। मेरा ख्याल है कि आज का लेक्चर यहाँ पे हमें ख़त्म करना चाहिए। थैंक यू।